सो वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सुनूँ आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी के चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 स्टडी ऑफ वायरस का अध्ययन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जैसा कि ये क्लास है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चलाई जा रही है, यानी नई सिलेबस के तहत चलाई जा रही है, जिसमें हम प्रिपेयर हो रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी तैयार हो रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्टडी ऑफ वायरस, और जो टॉपिक चूज किया हमने वो बॉटनी के आपके चौथे चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के आए हैं। आपके चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ वायरस का अध्ययन। चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्लास का नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त होता रहे। चलिए, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि इसे हम कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पूछा गया है वायरस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कमेंट। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की वह कड़ी को जोड़े रखता है, इस पे टिप्पणी लिखिए। तो उसको जोड़ने का कार्य क्या है? उसको जोड़ने का कार्य है कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ नॉन लिविंग बीइंग्स, निर्जीव प्राणियों के लक्षण। पहला लक्षण क्या है? दे टेक द प्रोटोप्लाज्मा। दूसरा है दे टेक एंजाइम सिस्टम, और तीसरा जो है वो दे कैन क्रिस्टलाइज्ड, एंड चौथा है दे कैन नॉट बी कल्चर आउटसाइड द सेल इवन बाय यूजिंग कल्चर मीडिया। तो ये चार फैक्ट्स हैं, ये चार लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं ये निर्जीव प्राणियों के लक्षण हैं। यानी कि इनके लक्षण, निर्जीव प्राणियों के लक्षण क्या होते हैं? इनमें प्रोटोप्लाज्म की कमी होती है, और दूसरा लक्षण क्या है? इनमें एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है, और तीसरा है इन्हें क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, और चौथा है कल्चर मीडिया का उपयोग करके इन्हें भी कोशिका के बाहर सुसंस्कृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लें सजीव प्राणियों के लक्षण क्या होते हैं। आखिर में सजीव प्राणी के लक्षण क्या होते हैं, यानी कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बीइंग, सजीव प्राणियों के लक्षण। तो पहला लक्षण क्या है? दे कैन अंडरगो रिपल्सन विद इन द लिविंग सेल। दूसरा है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन देम। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है द सिंथेसिस प्रोटीन ऑफ दियर गोट अल्ट्रा द अंटिलाइज हॉर्स राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि इनमें जीवित कोशिका की प्रकृति से गुजरते हैं, यानी कि इनमें जो जीवित कोशिका की प्रकृति होती है वो जागृत होती है सजीव प्राणियों में। दूसरा जो है आपका, इनमें उपस्थित जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके कोट के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं। हालांकि ये जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के संश्लेषण से जो पोषित के राइबोसोम का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी इसमें जो लिविंग सजीव प्राणियों के मुख्य लक्षण में आप देखेंगे कि इनमें न्यूक्लिक एसिड का प्रयोग होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इनमें प्रोटीन के संश्लेषण के साथ साथ राइबोसोम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इनका तीसरा जो लक्षण है वो क्या है। तीसरा लक्षण लिविंग बीइंग का कि यानी कि सबसे पहले हिंदी में आप समझ लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा आप लोग को अभी दिक्कत होती है, तो आप लोग कोशिश करिए कि देखिए इंग्लिश जितना ही आप लिखेंगे, जितना ही आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको तैयार नहीं है, अगर आप बार बार लिखते हैं तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। तो लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। चलिए तीसरा गुण देखते हैं इनका, तीसरा लक्षण देखना है। तीसरा लक्षण देते हैं इनका क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड में जीन जो है उत्परिवर्तन जीवित जीवों के गुणसूत्र के समान होता है। अगला जो इनका चौथा लक्षण क्या है? चौथा लक्षण ये है कि ये रोग पैदा करते हैं। जो लिविंग बीइंग होते हैं क्या करते हैं? ये रोग पैदा करते हैं।
ठीक है, तो ये 4 लक्षण हो गए, इनको आप तैयार करिएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, इनके एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं देना है शॉर्ट आंसर में। दूसरा जो प्रश्न है आपके सम्मुख दिया गया है, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, इनलिस्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द वायरस, वायरस के प्रजनन के चरणों की सूचीबद्ध करें। यानी वायरस के जो प्रजनन है उनके कितने चरणों में, यानी वायरस कितने चरणों में अपना प्रजनन जो है उस प्रतिबद्ध करता है, तो उसकी सूची क्या है, वो कितने चरण में करता है, इसको आपको बताना है। चलिए आंसर लिखेंगे, द रिप्लिकेशन फॉर ए वायरस कैन अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि एक वायरस की प्रतिकृति को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला कौन सा है, पहला है पोषित कोशिका में वायरस का अवशोषण और प्रवेश, और दूसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया, दूसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर याद कर लेते हैं। वायरस के प्रजनन के चरणों को सूचीबद्ध कीजिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि द स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द वायरस, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस, वायरस के प्रजनन के चरणों को सूचीबद्ध करिए या वायरस के प्रजनन को डिफाइन करिए। तो आप लिखेंगे सबसे पहले द रिप्लिकेशन ऑफ ए वायरस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि एक वायरस की प्रतिकृति को निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। पहला कौन सा है, पहला है पोषित कोशिका में वायरस का अवशोषण और प्रवेश। पहला कौन सा है, पोषित कोशिका में वायरस का अवशोषण और प्रवेश। दूसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। चलिए अब अगला देखते हैं इनका, यानी कि 2 तो ये हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा जो इनका है इम्पॉर्टेंट, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन। अगला जो है वो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, और पांचवा जो है असेंबली ऑफ द प्रोग्रेसिव वायरस ऑफ पार्टिकल यानी सतत विषाणु कणों की संयोजना। अगला जो 6 नंबर है वो क्या है, रिलीज एंड द मैट्यूरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल यानी विषाणु कणों का विमोचन और परिपक्वता। ये जो है ये 6 चरणों में वायरस का रिप्रोडक्शन जो है संपन्न होता है। वायरस का प्रजनन जो है कितने चरणों में सूचीबद्ध होता है, तो कुल मिलाकर के 6 चरणों में होता है। पहला है पोषित कोशिका में वायरस का अवशोषण, दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन, चौथा है ट्रांसलेशन और पांचवा है असेंबली फॉर ए प्रोग्रेसिव वायरस पार्टिकल और छठवा है रिलीज द मैट्यूरेशन ऑफ वायरस पार्टिकल यानी विषाणु कणों और विमोचन की परिपक्वता। ठीक है, तो ये जो है 6 आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यानी 6 चरणों में वायरस का रिप्रोडक्शन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफाइन द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो पहला आपसे पूछा गया है कैप्सिड। पहला क्या है, कैप्सिड, दूसरा जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड और तीसरा जो है वो है कैप्सोमर्स। ठीक है, तो इन तीनों को डिफाइन करना। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे आप, क्या डालेंगे, कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, कैप्सिड ये है, यानी आप देखेंगे क्या है कैप्सिड के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है। आपको इसी प्रकार से आंसर लिखना है, छोटे छोटे लाइन में थोड़ा थोड़ा सा। अब इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा इसका PDF। इसके पहले भी आप जितने भी क्लास हो चुके हैं इसका PDF है, तो उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन आंसर का। मैं एक काम करूंगा, इसके बाद इस क्लास के बाद पूरे बॉटनी का, आपके पूरे बॉटनी का जो है एक मैं PDF इस समय मेहनत करके PDF तैयार करने में लगा हुआ हूँ। ठीक है, मैं आपका नोट्स बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार कर रहा हूँ, और जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाता है मैं आप लोगों को उसको जो है दे दूंगा। और आप वही PDF जो है अगर कंप्लीट कर लेंगे, आप उसमें आपको कहीं से अलग से ढूंढना नहीं रहेगा, केवल क्वेश्चन और आंसर दिए रहेंगे, सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार होगा। साथ ही साथ अगर ये क्वेश्चन आप तैयार करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हम देख रहे थे आपको क्या पढ़ना है कैप्सिड के बारे में। कैप्सिड क्या होता है, द हेडिंग डालेंगे, द विरियन कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इनक्लोज विदिन द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो एक विरोन में एक न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, विरोन में एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो प्रोटीन कोट में
क्या होता है, संलग्न होता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। अगला जो है न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, तो न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, द कैप्सिड विद इन द इनक्लोज न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड द न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड के भीतर के कैप्सिड को न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 3 नंबर क्या है, कैप्सोमर्स किसे कहते हैं। कैप्सोमर्स क्या है, तो कैप्सोमर्स क्या है, कैप्सिड की रूप यानी कि रूपात्मक इकाई को सबसे बड़ी संख्या में उपस्थित कैप्सोमर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। 4 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है डिफाइन द वायरस, आपसे पूछा गया है डिफाइन द वायरस एंड, अगला क्या है, वीरोन, डिफाइन द वायरस एंड वीरोन। वायरस क्या होता है, यानी विषाणु, और वीरोन के को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम वायरस को देखेंगे। तो वायरस क्या है, वायरस आर ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग एज दे प्रोसेस बोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग कैरेक्टर्स, यानी कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच को एक जोड़ने वाली क्या है, एक कड़ी है, क्योंकि इनमें निर्जीव और सजीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, अगर डिफरेंस आपको आप विषाणु को बताना हो तो विषाणु का आंसर क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की एक ऐसी कड़ी है, एक जोड़ने वाली एक ऐसी कड़ी है जो क्या करती है, निर्जीव, वायरस जो है एक ऐसी कड़ी है जो निर्जीव और सजीव के बीच को जोड़ने वाला क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो वायरस निर्जीव और सजीव के बीच को जोड़ने वाली एक प्रकार की कड़ी है, एक कड़ी है, क्योंकि इनमें निर्जीव और सजीव दोनों लक्षण पाए जाते हैं। और वीरोन क्या है, वीरोन एक बाह्यतम कोशिकीय संक्रमण विषाणु कण है। वीरोन क्या है, एक बाह्यतम कोशिकीय संक्रमण विषाणु कण होता है। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायरस के लक्षण आपको बताना है। कैरेक्टर ऑफ वायरस, कैरेक्टर्स ऑफ वायरस, वायरस के लक्षण। तो वायरस क्या है, वायरस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टिनी पार्टिकल, वायरस एक बहुत ही जटिल सूक्ष्म कण है। इट कंपोज्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड डीएनए, यानी कि ये विभिन्न प्रकार के जटिल न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए से बना होता है। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, वायरस इन्फेक्ट टू द स्पेसिफिक होस्ट सेल बेस्ड ऑन द सुटेबल रिपोर्ट्स, यानी कि वायरस उपयुक्त रिसेप्टर्स के आधार पर विशिष्ट पोषित कोशिकाओं को क्या करता है, संक्रमित करता है। ठीक है, और ये सख्त बाध्य कोशिका यानी अंतः कोशिका परजीवी एक प्रकार का चपचपाया गुण होता है, जो क्या करता है, यह हमेशा पोषित कोशिका के चयापचय तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, अधिकांश वायरस अपने पोषित जीवों के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल नहीं हो पाते हैं। जैसे वायरस की बात करें, देखिए वायरस एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, इसको आप समझने में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ कि आपको आंसर लिखना कैसे बेटा। ठीक है, तो इसमें जो है समय नहीं है, आपके पास 15 दिन आपके पेपर को बचा है, तो इसमें आपको टॉपिक नहीं पढ़ा सकता मैं, आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा करके और मैं आपको रटाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लिखने का बार बार प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, जीव के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं। वायरस की संरचना बहुत भिन्न होती है, वायरस की संरचना क्या होती है, बहुत ही भिन्न होती है। हालांकि अगर हम बात करें कि कुछ जो समान रचनात्मक विशेषता होती हैं जो सभी वायरस क्या करते हैं, साझा करते हैं, तो ये रही वायरस के कुछ जो है लक्षण थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप फिलहाल आपको याद जो करना है वो इतना ही याद करना, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आप आगे का लिख लेंगे। वायरस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टिनी पार्टिकल, वायरस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टिनी पार्टिकल, इट इज कंपोज्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, चलिए इतना आपको तैयार करना है। आज की क्लास में मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताया है, कल की क्लास में हम लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न को देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न को देखेंगे और पूरे चैप्टर को कल हम समाप्त कर देंगे, आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर।
ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लग करके आएंगे। और जो मैं कल प्रश्न बताऊंगा या जो मैंने आज बताया है, इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान नहीं होना है। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर मेरे प्यारे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट आपके बॉटनी का PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। क्लास आपकी चलेगी। इस समय जो क्लास इसलिए डिस्टर्ब थी बेटा, कल और परसों 2 दिन का मैं क्लास के लिए थोड़ा सा प्रतिबद्ध नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पेपर लगा हुआ है और परसों मेरा पेपर है, तो मैं अपने पेपर के थोड़ा सा प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्लास की दिक्कत नहीं होगी। अभी रात 8 बजे से आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, जिसमें आज आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज सभी लोग लाइव आना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।